हमारे भारत देश का इतिहास समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही बड़ा है। सौर, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और समृद्धि से बड़े इस इतिहास में एक दौर गुलामी का भी है, मुगलों से, अंग्रेजों से। और हमारे अनगिनत बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। ये आज़ादी हमारी मंजिल नहीं थी, बल्कि एक शुरुआत थी एक सशक्त आत्मनिर्भर देश की ओर, जो वसुधैव कुटुंबकम के सोच के साथ पूरे विश्व के कल्याण में भागीदार बने। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। इस मौके पर मैं दिवांश 7 सेक्टर में भारत के प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। डेमोक्रेसी। जब भारत को आज़ादी मिली थी तब हम 560 छोटे छोटे रियायतों में बटे हुए थे। हमारे अलग अलग भाषाएं, धर्म, पंथ, वेशभूषा और विचारधाराएं थी। सबका कहना था कि हमारा देश बिखर जाएगा, लेकिन भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर निखर गया। आज़ादी के बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू करके हर भारतीय को वोट का अधिकार मिला। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कोर को इंटैक्ट रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए और समय के साथ राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे एक्ट लाकर एक आम इंसान को सरकार से सवाल पूछने का हक भी दिया। सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने के बाद भी हम एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है और हर एक बीतते दिन के साथ हम और मजबूत होते जा रहे हैं। एजुकेशन। समय के साथ हमने एजुकेशन सिस्टम में बहुत तरक्की की है। हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया और आज हमारा लिटरेसी रेट तकरीबन 75% है, जो आज़ादी के वक्त महज 12% थी। हमारे पास IITs और IIM जैसे एलिट इंस्टीट्यूट है और हमारे हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की डिमांड विदेशों में भी है। इसके साथ ही साथ भारत IT सेक्टर का हब बनते जा रहा है। इन सब के बावजूद हमारे सरकारी स्कूल की हालत बहुत ख़राब है। स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता काफ़ी नीचे है। आज भी हमारे शैक्षणिक संस्थानों में वर्षों पुराना सिलेबस का इस्तेमाल होता है, जिसका नई शिक्षा नीति आने के बाद सुधार होने की संभावना है। हेल्थ। हमारे हेल्थ सेक्टर के लचर व्यवस्था का सच कोरोना काल में सामने आ गया, लेकिन इस क्षेत्र में भी हमने बहुत तरक्की की है। आज़ादी के बाद हमने एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना की, जो पूरे देश को अपना सेवा दे रहा है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो 1947 में केवल 32 साल थी, आज 69 साल तक चली गई है। हम मिशन मोड में वैक्सीनेशन चलाकर पोलियो जैसे लाइलाज बीमारियों से मुक्त हो चुके हैं और अभी हम कोरोना के खिलाफ विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। इस क्षेत्र में हमने तरक्की तो की है, लेकिन कोरोना से सीखते हुए हमें भविष्य में होने वाली महामारियों से बचने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। खेती के आश्रित देश होने के बावजूद अंग्रेज के कुशासन के दौरान लाखों लोग भूख के कारण मरते थे। वर्ल्ड वार II के दौरान सिर्फ बंगाल में 30 लाख लोगों ने भूख के कारण तड़प कर अपनी जान गंवाई थी। आज़ादी के बाद भी हम अनाज के लिए विदेश से आयात पर निर्भर थे, लेकिन 1960 और 70 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन के कारण हम फूड सरप्लस कंट्री बन गए और इसका निर्यात भी करने लगे। आज हम फूड प्रोडक्शन में टॉप 5 कंट्री में आते हैं और इसका फ़ायदा हर इंसान तक पहुँचे, इसके लिए भारत सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया है, जिसमें सब्सिडाइज रेट पे खाने का सामान मिलता है। डिफेंस। आज़ादी के बाद से ही हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जीती हैं, और पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकी गतिविधियाँ चलती रहती हैं। इन सब से निपटने के लिए हमारे पास विश्व की चौथी सबसे मजबूत आर्मी है। हम उन चुनिंदा देशों में हैं जिनके पास एटम बम, एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइल जैसे खतरनाक हथियार हैं।
शुरुआत में हम डिफेंस सेक्टर में अमेरिका और रसिया जैसे देशों पर निर्भर करते थे, लेकिन आज हम आत्मनिर्भर होते हुए बैलिस्टिक मिसाइल, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन जैसे आधुनिक हथियार बनाने में सक्षम हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी, इस क्षेत्र में हमने सबसे ज़्यादा विकास किया है। साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुआ हमारा ये सफ़र आज चांद और मंगल तक जा पहुंचा है। हम उन चुनिंदा देशों में हैं जो मून और मार्स पे जा चुका है। हमारे इन मिशनों की सबसे बड़ी खूबी सक्सेसफुल होने के साथ कॉस्ट इफेक्टिव होना है। इसके साथ हमारे पास रेयर और हाईटेक एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, नेविगेशन सिस्टम यानी जीपीएस सिस्टम मौजूद है। आज न सिर्फ हम स्पेस टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंट हैं, बल्कि दूसरे देशों के लिए भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, जिसकी संख्या 50 से ज़्यादा हो चुकी है। इसके लिए हमें इसरो और हमारे वैज्ञानिकों का धन्यवाद करना चाहिए। स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट आज हमारे देश की सबसे लोकप्रिय खेल है और हमारे टीम दुनिया के सबसे बेहतरीन टीमों में से है। हमने क्रिकेट में 2 ओडीआई वर्ल्ड कप, 1 T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी सहित कई टूर्नामेंट जीते हैं। बाकी खेलों की बात करें तो आज़ादी के बाद से हॉकी में भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था और हमारी हॉकी टीम वर्ल्ड की बेस्ट टीम थी, लेकिन 1980 के दशक से इसमें हमारा प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा है। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें तो भारत का प्रदर्शन सुधरता जा रहा है और टोक्यो ओलंपिक के अच्छे प्रदर्शन के बाद और खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे इनिशिएटिव के कारण इसमें और सुधार की उम्मीद है। 1947 से शुरू हुए हमारे इस सफ़र में कई चुनौतियां आई, कई मुश्किलें आई, लेकिन हमारा देश आगे बढ़ता गया। अगर हम आज अपने देश को देखें तो ये कई चीज़ों में पिछड़ा लगेगा, लेकिन अगर हम ये समझें कि 1947 की किन परिस्थितियों से हम यहाँ तक आए तो वो सब भी एक अचीवमेंट से कम नहीं लगेगा। हम किसी भी क्षेत्र का बात करें, एक चीज़ सब जगह कॉमन मिलेगा, वो है ग्रोथ। ये ग्रोथ की रफ्तार धीमी या ज़्यादा जरूर हो सकती है, लेकिन विकास की धीमी रफ्तार के लिए हम अपने पास्ट को दोष देने के बजाय उनकी गलतियों को सीखकर अपने प्रेजेंट में काम कर सकते हैं, ताकि हमारा फ्यूचर बेहतर हो सके। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, इसको सीखने को मिला, तो इसे और लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि भारत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और सिस्टम की नहीं है, इसमें हर एक भारतीय की कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। ये कंट्रीब्यूशन स्ट्रीट लाइट बंद करने और डस्टबिन में कचरा फेंकने जैसा छोटा भी हो सकता है और क्रायोजेनिक इंजन बनाने जितना कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन हर एक कंट्रीब्यूशन जरूरी है। चलिए धन्यवाद करते हैं अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, सैनिकों को और जो भी इंसान जिसने इस देश के लिए योगदान दिया है, और मनाते हैं जश्न आज़ादी का। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।